चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज पर। हमारी जो इन्वेंट्रीज होती हैं उसकी वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि प्रॉफिट भी इफेक्ट होता है अगर हम वैल्यूएशन कम या ज़्यादा कर देते हैं इन्वेंट्री की। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इसी बारे में हमें बताता है। इसमें कुछ टॉपिक्स कवर होंगे जैसे हम मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री मेजरमेंट कैसे करें, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में से क्या एक्सक्लूड करेंगे, अलग अलग वैल्यूएशन मेथड्स क्या हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसे कैसे डिस्क्लोज करें, ये सब कुछ आने वाला है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन्वेंट्री का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में बताया गया है जो हमें गाइड करता है इसकी वैल्यूएशन करना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसे रिकॉग्नाइज करना। यह हमें गाइड करता है कॉस्ट फॉर्मूला से रिलेटेड कि फॉर्मूला क्या हो और इसको अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है तो कम वैल्यू पर लिखें एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, वो भी हमें बताता है। तो इन्वेंट्री क्या होता है एज पर AS2, इन्वेंट्रीज एज असेट्स होल्ड, मतलब इन्वेंट्री एक तो असेट होती है क्योंकि ईयर एंड में हमारे पास माल रखा हुआ है, वो हमारी एसेट होती है। तो इन्वेंट्री में क्या क्या आएगा? फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, जो माल हमारे पास रखा हुआ है ऑर्डिनरी बिजनेस में बेचने के लिए, जो हम नॉर्मली बिजनेस में बेचते हैं। तो नॉर्मली हम बिजनेस में क्या बेचते हैं? फिनिश गुड्स अगर हम खुद माल बनाते हैं, स्टॉक इन ट्रेड अगर हम बना बनाया माल खरीदते हैं। तो दोनों ही यहां पर आ गए। या इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, जो माल बनना शुरू हो गया लेकिन अभी बन के तैयार नहीं हुआ उसे वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, वो भी इन्वेंट्री का हिस्सा हो जाएगा। फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर सेल, मतलब रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल भी हमारा इन्वेंट्री का हिस्सा रहेगा। इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स, अगर हमारा कोई मेंटेनेंस में यूज होता है या कंज्यूमेबल गुड्स है, जैसे हम कुछ मान लिया सर्विस देने में या मेंटेनेंस करने में मान लिया ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं साफ करने में किसी चीज को, तो वो भी हमारा इन्वेंट्री का पार्ट माना जाएगा। अदर देन मशीनरी स्पेयर्स, मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स को इन्वेंट्री नहीं माना जाएगा। सर्विसिंग इक्विपमेंट को भी इन्वेंट्री नहीं माना जाएगा। स्टैंड बाय इक्विपमेंट मीटिंग द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अगर कोई हमारे पास स्टैंड बाय इक्विपमेंट है, मान लिया कोई मशीन है, हमने जनरेटर रखा हुआ है को कि भाई एक जनरेटर खराब हो गया तो दूसरा इस्तेमाल कर लेंगे, या ऐसे कोई स्पेयर पार्ट्स या कोई ऐसी चीज है इक्विपमेंट है, मान लिया हम ड्रिल मशीन है, छेद करने के लिए मशीन का इस्तेमाल करते हैं, तो स्टैंड बाय इक्विपमेंट रखा है कि भाई एक खराब हो गई तो दूसरी का इस्तेमाल कर लेंगे, तो वो तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में अगर आ जाती है तो उसको भी हम इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं मानेंगे। तो इन्वेंट्री का हिस्सा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला नहीं आएगा, बाकी सब चीजें आ जाएंगी, वेदर इट इज रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड और कंज्यूमेबल मेंटेनेंस आइटम्स। Inventories do not include spare parts, servicing equipment, and standby equipment which meet the definition of PP, property, plant and equipment as per AS10. Property, plant and equipment. Such items are accounted for in accordance with AS10. तो अगर कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, मतलब हमारी एसेट है, तो उसको AS10 के हिसाब से हम डील करेंगे, ना कि AS2 इन्वेंटरीज के हिसाब से डील करेंगे। AS2 में से कुछ चीजों को हटाया गया है, जैसे WIP अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि उसके ऊपर AS7 है और AS7 बताता है कि उसको कैसे डील करना है, इसलिए उसे यहां से हटाया गया है। अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री हेल्ड फॉर यूज इन कंस्ट्रक्शन, उसको नहीं हटाया है, जैसे सीमेंट रखा हुआ है कंस्ट्रक्शन साइट पर, तो वो AS2 का ही पार्ट है। वर्क इन प्रोग्रेस को हटाया गया है, रॉ मटेरियल को नहीं हटाया गया। तो वर्क इन प्रोग्रेस अंडर द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट उसको हटा दिया है,
बट रॉ मटेरियल अंडर द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट उसे नहीं हटाया। वर्क इन प्रोग्रेस इन द बिजनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे हम सर्विस दे रहे हैं और अभी काम सर्विस पूरी नहीं हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसको भी AS2 से हटाया गया। तो जैसे मान लिया शिपिंग कंपनी है, वो फ्यूल एंड स्टोर्स नॉट कंज्यूम्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज इन्वेंट्री बट नॉट कॉस्ट फॉर वॉयज इन प्रोग्रेस। वो तो अलग बात है। जैसे शिपिंग कंपनी है, फ्यूल से चलेगी, फ्यूल अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है, वो तो हमारा WIP नहीं है। लेकिन अगर हम कोई सर्विस दे रहे हैं, जैसे कंसल्टेंसी सर्विसेज है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, मेडिकल सर्विसेज है, और अभी वो चल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। शेयर्स, डिवेंचर्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, उसको भी हम इन्वेंट्री में नहीं लेंगे। उसको it should be noted that these are excluded from the scope of AS13 as well. AS13 है ऑन इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की तरह शेयर्स और डिवेंचर रखे हैं तो वो AS13 में कवर होते हैं, लेकिन ये स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखे हुए हैं तो हम उसको AS2 में कवर नहीं कर रहे, AS13 में भी कवर नहीं कर रहे, तो क्या करें? तो लिखा हाउ एवर, हम जनरली उसकी वैल्यूएशन वही करते हैं, कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू विच इज लेस, और AS2 में भी यही बोला जाता है। तो चाहे AS2 में कवर नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन उसकी, अगर शेयर्स और डिवेंचर एज ए स्टॉक इन ट्रेड है, मान लिया हम शेयर ब्रोकर है, हम शेयर खरीदते बेचते रहते, तो कॉस्ट जितने में खरीदा या उसकी आज की वैल्यू जो भी कम है, ईयर एंड पर जो भी वैल्यू है या कॉस्ट जो भी कम है, उस पर हम वैल्यू से कर लेंगे। Producers inventories of livestock, agricultural and forest products and mineral oil, ores and gases to the extent उसको net realizable value पर वैल्यूएशन करते हैं, तो ये भी AS2 के दायरे से बाहर है। तो इन कुछ चीजों को हम AS2 में कवर नहीं करते। इन्वेंट्री एसेट है और एसेट रिसोर्सेज होती है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए। तो जो कॉस्ट है इन्वेंट्री में जो इंक्लूड है करनी है हमें, उससे हमें फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। सच कॉस्ट मस्ट बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसे खरीदने का खर्चा, कॉस्ट इंकर्ड इन ब्रिंगिंग द एसेट टू देयर प्रेजेंट लोकेशन, उसे इस समय जहां है उस जगह लाने का खर्चा, फैक्ट्री से गोडाउन या गोडाउन से फैक्ट्री जो भी है, कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री दैट इज कॉस्ट इंकर्ड टू कन्वर्ट द मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, ये सारे खर्चे हम इसकी कॉस्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। तो मटेरियल की कॉस्ट में कन्वर्जन कॉस्ट आती है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का खर्चा, और जिस जगह माल रखा है वहां तक लाने का खर्चा भी इन्वेंट्री की कॉस्ट में आ जाता है। जो कॉस्ट होती है मेंटेन करने की, इन्वेंट्री को मेंटेन करने की कॉस्ट, फॉर एग्जांपल स्टोरेज कॉस्ट, रखने की कॉस्ट, ये कोई इकोनॉमिक बेनिफिट एक्स्ट्रा नहीं देती है, इसलिए इसे हम इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं लेते हैं जब तक कि ये प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा ना हो। मैं एग्जांपल देकर आपको बताता हूं। मान लिया आपके पास कोई माल रखा है और बहुत पुराना हो गया है, बिक ही नहीं रहे, तो अब आपको वो सस्ते में बेचना पड़ेगा अगर आप बेचना चाहते हैं, ना कि महंगे में। अगर स्टोरेज कॉस्ट को आप अपनी कॉस्ट में जोड़ते चले जाएंगे तो वो और महंगा होता जाएगा और आप उसका प्राइस और बढ़ाते जाएंगे, जबकि वो पुराना और बेकार होने की वजह से बिक ही नहीं रहा है। जैसे आप कोई जूता बनाकर बेचते हैं या खरीद कर बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, वो 1-2 साल पुराना हो जाए तो कोई उसे खरीदता नहीं है, क्योंकि आजकल कपड़े के जूते के ऊपर भी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आती है और वो पुराना ओल्ड स्टाइल हो गया है। अब आप उसे और महंगा करते जाए कि हमारे पास रखा हुआ है, तो उसका कोई यूज या सेंस नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पुरानी होने के बाद महंगी बिकती हैं, उसे रखना पड़ता है। अल्कोहल के केस में ऐसा होता है, राइस के केस में भी कई बार ऐसा होता है कि पुराना सामान होता है, जितना पुराना होता है उतना महंगा बिकता है। अगर ये प्रोसेस का पार्ट है
और हम उसे रख रहे हैं और हमारा कस्टमर उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पैसा देगा तो हम उसे कॉस्ट में ऐड कर लेंगे। अदरवाइज जनरली स्टोरेज कॉस्ट इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड नहीं होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, तो हमें मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री करनी चाहिए लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब जो हमारी कॉस्ट है या उसे बेचने से जो पैसा मिलेगा, उन दोनों में से जो कम है उस वैल्यू पर हमें इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी चाहिए। मान लिया हमारा खर्चा आया 10,000, इसकी मार्केट वैल्यू 9,000 है, तो हमें 9,000 पे वैल्यू करना चाहिए। और अगर मार्केट वैल्यू 19,000 है तो 10,000 पे वैल्यू करना चाहिए। कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो भी कम है उस पर वैल्यू करना चाहिए। नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऐसी वैल्यू है जो सेलिंग प्राइस में से खर्चों को माइनस करते हैं, जो सेल करने के लिए खर्चा होता है उसे हम माइनस करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम हमारी जेब में मान लिया हम माल बेच रहे हैं 19,000 और 1,000 रुपए का कमीशन देंगे, तो हम इसे नेट रियलाइजेबल वैल्यू 18,000 ही मानेंगे। तो जितना खर्चा हमारा हो रहा है सेल करने के लिए वो माइनस करने के बाद ही नेट रियलाइजेबल वैल्यू आएगी। The valuation of inventory at lower of cost and net realizable value is based on the view that no asset should be carried at a value which is in excess of the value realizable by its sale or use। तो जितने की हमें पैसा या बेनिफिट मिलेगा उससे ज्यादा में हमें वैल्यू किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। तो इन्वेंट्रीज हमारे पास रॉ मटेरियल भी होता है। अब अगर रॉ मटेरियल इन्वेंट्री हमारे पास है तो हमें ध्यान रखना है, और फिनिश गुड्स या WIP है। तो पहले मैं फिनिश गुड्स और WIP के बारे में बताता हूं कि लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू करेंगे जो भी कम हो। कॉस्ट में खरीदने का खर्चा, कन्वर्जन करने का खर्चा, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का खर्चा, और बाकी अदर कॉस्ट जो हमने कहा था प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन पे लाने का खर्चा। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। तो फिनिश गुड्स और WIP या स्टॉक एंड ट्रेड की वैल्यूएशन हो जाएगी कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। लेकिन जो रॉ मटेरियल है उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है। रॉ मटेरियल किसे कहते हैं? रॉ मटेरियल वो माल होता है जो हम इस्तेमाल करेंगे फिनिश गुड्स को बनाने में। रॉ मटेरियल को हम बेचते नहीं है सीधा, रॉ मटेरियल का हम इस्तेमाल करते हैं। मान लिया हमारी स्वीट शॉप है, हम चीनी खरीद रहे हैं और चीनी खरीद कर मिठाई बनाते हैं। अब चीनी रॉ मटेरियल है, तो अगर हम साल के अंत में जो भी चीनी बची हुई है उसकी वैल्यूएशन कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस पर करें, तो मान लिया हमने चीनी खरीदी थी 10,000 की, आज उसका रेट 9,800 हो गया। तो इस हिसाब से चीनी को 9,800 में वैल्यू करना चाहिए। लेकिन हम चीनी को बेचने वाले तो है नहीं, रॉ मटेरियल है चीनी, हमारी फिनिश गुड्स नहीं है, समझो। तो एक पॉइंट और जोड़ा, चीनी हमारी रॉ मटेरियल है, उसका इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं? फिनिश गुड्स बनाने में। अगर फिनिश गुड्स, ध्यान से सुनना, अगर फिनिश गुड्स कॉस्ट से ज्यादा में बिक रहा है तो ये एज्यूम करेंगे कि चीनी भी कॉस्ट से ज्यादा में बिक रही है, समझो ना। मान लिया हमने इस चीनी का इस्तेमाल फिनिश गुड्स बनाने में करा, फिनिश गुड्स की टोटल कॉस्ट 40,000 आई, उस कॉस्ट में चीनी की कॉस्ट भी इंक्लूड है 10,000 मान लिया जैसे आती है, और उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू 45,000 है। तो जो फिनिश गुड्स है वो कॉस्ट से ज्यादा में बिक रहा है। इट मींस हमारी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया हमें 10,000 मिल रहे हैं, तो इसलिए हम 9,800 में वैल्यू नहीं करेंगे। अगर रॉ मटेरियल की नेट रियलाइजेबल वैल्यू कॉस्ट से कम है और फिनिश गुड्स की नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी कॉस्ट से कम है, तभी हम रॉ मटेरियल को कॉस्ट से कम में वैल्यू करेंगे। अगर रॉ मटेरियल की NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू कॉस्ट से कम है लेकिन
फिनिश्ड गुड्स की नेट रियलाइजेबल वैल्यू कॉस्ट से ज्यादा है तो हम ये एज्यूम करेंगे रॉ मटेरियल की नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी ज्यादा है और हमें कॉस्ट पे ही वैल्यू करना है, ना कि उसे कम वैल्यू। ये लॉजिकल रीजन है क्योंकि हम रॉ मटेरियल को बेचने वाले नहीं है, इसलिए वर्डिंग क्या लिखी है ध्यान से पढ़िए। रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। इफ फिनिश्ड गुड्स आर सोल्ड एट और अबव कॉस्ट, अगर फिनिश्ड गुड्स कॉस्ट पर बिक सकता है या कॉस्ट से ज्यादा में बिक सकता है तो इसका मतलब रॉ मटेरियल हमारा पूरा पैसा वसूल कर रहा है, तो उसे कॉस्ट पे ही वैल्यू करेंगे। अदरवाइज अदरवाइज क्या है, अगर फिनिश्ड गुड्स कम में बिक रहा है तो उसे फिर रिप्लेसमेंट वैल्यू पर हम रॉ मटेरियल को वैल्यू करेंगे। तो ये वाला पॉइंट हमें ध्यान से समझना है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। कॉस्ट ऑफ पार्टली फिनिश्ड यूनिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 150। तो ये पार्टली फिनिश्ड यूनिट का मतलब हो गया वर्क इन प्रोग्रेस। तो WIP 150 रुपए का है, इस पे 100 रुपए का और खर्चा होगा और ये अगले साल 250 में 100 रुपए का और खर्चा होगा तो हमारी टोटल कॉस्ट 250 हो जाएगी ना। फिनिश्ड यूनिट को 250 में बेचा जा सकता है, लेकिन इसे बेचने पे 4% का सेलिंग प्राइस पे ब्रोकरेज का खर्चा आएगा। ठीक है। एज्यूम दैट पार्टली फिनिश्ड यूनिट कैन नॉट बी सोल्ड इन सेमी फिनिश्ड फॉर्म। वर्क इन प्रोग्रेस को ऐसे नहीं बेचा जा सकता जब तक कि पूरा का पूरा कंप्लीट ना किया जा सके। बिना प्रोसेसिंग के ये इसकी वैल्यू 0 है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि इसकी NRV 0 है तो 0 पे वैल्यू करेंगे, नहीं। नेट रियलाइजेबल वैल्यू होता है सेलिंग प्राइस माइनस जो भी और खर्चे होंगे। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है इसका 250 रुपए, भाई 250 में हम बेचेंगे, लेकिन 250 में बेचने के लिए पहले 100 रुपए का और फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा करना पड़ेगा और 4 रुपया ब्रोकरेज का खर्चा करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस पे 250 पे। तो कुल मिलाकर नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 140। 250 माइनस 100 रुपए माइनस 10 रुपए, तो 140 रुपए हमारी जेब में आ रहे हैं और हमारा खर्चा कितना हो चुका है 150। दोनों में से कम क्या है 140, तो इसे 140 में वैल्यूएशन करेंगे। तो इस तरीके से हमें देखना है, इसको ये नहीं देखना इसका वैल्यू 0 है तो 0 पे वैल्यू करेंगे। जो बिकेगा और बिकने में जो भी खर्चा होगा वो सब माइनस कर देंगे तो उसे नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोलते हैं। मेजर पॉइंट फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, हमें एक तो सबसे पहले इसकी कॉस्ट का पता लगाना पड़ेगा। पहला स्टेप कॉस्ट का पता लगाओ, दूसरा स्टेप नेट रियलाइजेबल वैल्यू का पता लगाओ, तीसरा स्टेप इन दोनों को कंपेयर करो। सबसे पहले क्या स्टेप है, कॉस्ट का पता लगाना है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट का पता लगाते हैं कि हमारी कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट में क्या क्या आएगा, खरीदने का खर्चा जितने में हमने उसको खरीदा है, कन्वर्ट करने का खर्चा जितने में वो कन्वर्ट हुआ है, कन्वर्जन कॉस्ट में हमारा आता है लेबर का खर्चा, और फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री में जो हमारी मशीनिंग और इलेक्ट्रिसिटी पावर और बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं वो सब हमारी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का पार्ट होते हैं। अदर कॉस्ट जो हमने पहले भी देखी थी, अदर कॉस्ट होती है जो इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन पे लाने के लिए हम खर्च करते हैं। तो इसमें कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या आएगा, तो हमने देखा ना कॉस्ट ऑफ परचेज 3 चीजें आएंगी, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट। तो सबसे पहले क्या है कॉस्ट ऑफ परचेज। तो कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या आएगा, जो हमने खरीदने में खर्चा किया है,
है ना, जीएसटी वगैरह हटा देंगे, उसका तो हमें वापसी मिल जाएगा, अगर आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। कोई डिस्काउंट वगैरह है तो वो भी हटा देंगे। कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या इंक्लूड होगा, तो उसमें लिखा है परचेज प्राइस, पहले टैक्सेस इंक्लूड कर लेंगे, फ्रेट इंक्लूड कर लेंगे, अदर एक्सपेंसेस, फिर लेस करेंगे, जो भी टैक्सेस वापस आ जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे, वो सब लेस कर देंगे। कोई डिस्काउंट मिला है, रिबेट मिली है, ड्यूटी ड्रॉ बैक है, अदर कोई डिस्काउंट, रिबेट या पैसा वापसी आ रहा है, सब्सिडी मिल रही है, कुछ भी पैसा वापस आ रहा है, वो सब हम माइनस कर देंगे। उसके बाद दूसरा खर्चा था कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। तो मैं आपको बता रहा था कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या खर्चा आता है, लेबर वगैरह का खर्चा आता है, और हमारे फैक्ट्री का खर्चा आता है। फैक्ट्री का इनडायरेक्ट खर्चा आता है, जो वेरिएबल भी होता है और फिक्स्ड भी होता है। तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से एलोकेट करना होगा, बांटना होगा। अब फिक्स्ड ओवरहेड की बात करें। फिक्स्ड ओवरहेड किसे बोलते हैं? फिक्स्ड ओवरहेड वो होते हैं जो चेंज नहीं होंगे इन द रेशियो ऑफ आउटपुट, फिक्स रहेंगे, चाहे आप माल बनाएं ना बनाएं, कम बनाएं ज्यादा बनाएं, जो खर्चा होना ही होना है उसे हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। जैसे फैक्ट्री का रेंट। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट रिमेन्स रिलेटिवली कांस्टेंट regardless of production output, depreciation, maintenance of factory building, cost of factory management, rent of factory etc. वेरिएबल ओवरहेड होता है जो डायरेक्टली चेंज हो जाता है, जैसे मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर, कोई पावर वगैरह का खर्चा है, ज्यादा माल बनाने पे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आपका आता है। अब यह है कि फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा कैसे बांटा जाए, कैसे वसूल किया जाए, खर्चे में कैसे लिखा जाए। तो ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। अब ये क्या मतलब है? ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी, मान लिया साल अभी शुरू हुआ और आपने अंदाजा लगाया कि हमारा फिक्स्ड एक्सपेंसेस 50,000 होगा। सारा फिक्स्ड एक्सपेंसेस एक साल का मिलाकर मान लिया 50,000 है। और पूरे साल भर में आप नॉर्मली 10,000 यूनिट बनाते हैं, तो आपका पूरे साल में 50,000 रुपए का खर्चा होगा फिक्स्ड एक्सपेंसेस, और नॉर्मली आप 10,000 यूनिट बनाते हैं। तो एक यूनिट कितने की बनी, तो आप 5 रुपए के हिसाब से खर्चे में लिखेंगे। ये हो सकता है आपने 9,000 यूनिट बनाई हो, ये हो सकता है आपने 11,000 यूनिट बनाई हो, लेकिन आप फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा 5 रुपए ही लिखेंगे इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करने में। लेकिन आगे क्या लिखा है? इन पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई प्रोडक्शन, एबनॉर्मल हाई प्रोडक्शन, मान लिया 10,000 यूनिट नॉर्मली बनती हैं, लेकिन इस बार हमने 20,000 यूनिट बनाई। अब अगर आप 20,000 यूनिट बना देंगे तो आपका जो खर्चा है वो तो केवल 2.5 रुपए रह जाएगा। नॉर्मल आउटपुट, नॉर्मल कैपेसिटी 10,000 यूनिट है, तो 10,000 का 11,000, 12,000 या 8,000, 9,000 तो हो सकता है, 10,000 का 20,000 नहीं हो सकता। तो ये एबनॉर्मल हाई है। हो सकता है हम मास्क बनाते हैं, कोरोना आया तो बहुत ज्यादा बिकने लग गया, सैनिटाइजर बिकने लग गया, तो ऐसे एबनॉर्मल हाई डिमांड आ गई। क्या हो सकता है? हमारा कुछ ऐसा सामान है जो शादियों के सीजन पे डिपेंड करता है, तो 1-2 महीना सेल बहुत ज्यादा हो जाती है, बाकी 10 महीना साल में आराम से सेल होती है। तो लिखा है एबनॉर्मल हाई प्रोडक्शन अगर हुआ है तो जो अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड है उसको हम कम हो गया है। देखो 5 रुपए की बजाय कितना एक्चुअल में खर्चा कितना आ रहा है? 2.5, 2 रुपए 50 पैसे। अब अगर हम उसे 5 रुपए के हिसाब से लिखेंगे तो हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में जो खर्चा 2.5 रुपए पर यूनिट आ रहा है उसको हम 5 रुपए लिख रहे हैं।
क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन बढ़ाने से प्रॉफिट भी बढ़ता है। तो ये क्या रखा है, इन केस एबनॉर्मल हाई प्रोडक्शन होगी तो आप फिर एक्चुअल जो कॉस्ट है मतलब ₹2.5 वो लिख लो, ₹5 मत लिखो। लेकिन अगर एबनॉर्मल हाई प्रोडक्शन नहीं है तो ₹5 ही लिखो। कहने का मतलब ये, नॉर्मली आप नॉर्मल आउटपुट के रेशो में ही निकालेंगे, उसी हिसाब से खर्चा निकालेंगे। लेकिन एक्सेप्शन है, अगर एबनॉर्मल हाई प्रोडक्शन हो गई तो हमारा सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया कॉस्ट पर यूनिट, तो फिर उस सिचुएशन में नई कॉस्ट जो कम होकर आई है उसे लिखिए। बात समझ में आती है आपको? और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए तो एक्चुअली लेना है, क्योंकि वेरिएबल वो होता है जो आउटपुट के हिसाब से खर्चा भी चेंज होता है, तो इसका खर्चा तो एक्चुअली रहता है, अंदाजा लगाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। मेन है फिक्स्ड ओवरहेड। तो फिक्स्ड ओवरहेड किस हिसाब से वैल्यू करते हैं? नॉर्मल आउटपुट के रेशियो में। एबनॉर्मल हाई प्रोडक्शन होगी तो एक्चुअल कॉस्ट। वेरिएबल हमेशा ही एक्चुअल कॉस्ट लिखते हैं। ज्वाइंट प्रोडक्ट। ज्वाइंट प्रोडक्ट किसे कहते हैं मालूम है? मान लिया हमने कॉमन खर्चा किया और हमारे 3 प्रोडक्ट बनकर आ गए एबीसी। क्योंकि खर्चा कॉमन हुआ था तो हमें नहीं पता कितना खर्चा ए के लिए हुआ है, कितना खर्चा बी के लिए हुआ है, कितना खर्चा सी के लिए हुआ है। जैसे मान लिया हम सोना चांदी की खान है, उसमें हम ढूंढ रहे हैं सोना, हम खर्चा कर रहे हैं, कभी सोना मिल रहा है कभी चांदी मिल रही है, तो हम नहीं पता लगा सकते कितना खर्चा सोना ढूंढने के लिए किया, कितना खर्चा चांदी ढूंढने के लिए किया। तो ऐसी सिचुएशन में इन्हें ज्वाइंट प्रोडक्ट कहते हैं। तो हमारे लिए सबसे बढ़िया मेथड है, इनका सेलिंग प्राइस निकालो, आउटपुट कितनी हुई और उसका सेलिंग प्राइस क्या है, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा उसका होता है जो महंगा प्रोडक्ट होता है, जिसे बनाने में ज्यादा खर्चा आता है। तो उनके आउटपुट सेल के रेशो में हम खर्चे को बांट देंगे। एक होता है बाय प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट वो होते हैं जो रिलेटिवली आपस में एक दूसरे जैसी वैल्यू होती है। बाय प्रोडक्ट जस्ट लाइक स्क्रैप होता है, कबाड़ की तरह। तो इसको जनरली हम कॉस्ट पे वैल्यू नहीं करते, इसका जो कबाड़ से पैसा मिल रहा है सेलिंग प्राइस है, उसी सेलिंग प्राइस से कॉस्ट को कम कर देते हैं। तो बाय प्रोडक्ट को जनरली हम क्या करते हैं, जितना भी पैसा मिलेगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू, उससे हम अपनी कॉस्ट को कम कर देंगे, ऐसा हम ज्यादातर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। एबीसी लिमिटेड के पास में प्लांट है और वो 1 लाख यूनिट पर एनम प्रोडक्शन कर सकते हैं। उन्होंने अंदाजा लगाया है कि इनका फिक्स्ड ओवरहेड 18 लाख का खर्चा आएगा। तो अब हमने क्या बात करी थी, फिक्स्ड ओवरहेड को हम नॉर्मल कैपेसिटी के रेशियो में बांटेंगे। नॉर्मल कैपेसिटी 1 लाख है, तो 18 लाख को 1 लाख के हिसाब से बांटेंगे, तो इसका मतलब 18 रुपए पर यूनिट का खर्चा हम फिक्स्ड ओवरहेड में ले लेंगे। अगर केस 1 हमारी प्रोडक्शन 1 लाख है, 1 लाख ही सोचा था, 1 लाख ही है, तो हम 18 लाख का ही खर्चा लिखेंगे क्योंकि नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से हुआ है। अगर आउटपुट है 90,000, तो भी हमारा एबनॉर्मल हाई प्रोडक्शन तो है नहीं, तो 90,000 यूनिट पर भी हम 18 रुपए का खर्चा ही लिखेंगे। इवन दो हमारा खर्चा 18 लाख आया है, लेकिन हमने माल कितना बनाया, 90,000, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में हमने क्या लिखा, 16,20,000, लेकिन खर्चा तो 18 लाख हुआ है। तो 1,80,000 का जो खर्चा हमने नहीं लिखा है वो P&L में ट्रांसफर हो जाएगा बाद में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसे इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं बनाया, उसे कहां ट्रांसफर कर दिया, P&L में। एग्जाम्पल नंबर, केस नंबर 3, मान लिया प्रोडक्शन हो गई 1,20,000। अब हमारी 1 लाख प्रोडक्शन होती थी, 1,20,000, 20% एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो गई। और अगर उस हिसाब से हम देखें तो हमारी कॉस्ट 18 की जगह 15 रुपए आ गई।
तो अगर हम इसे एबनॉर्मल हाई प्रोडक्शन माने क्योंकि 20% हुई है, तो हम ऐसी सिचुएशन में 15 रुपए पे ही वैल्यूएशन करेंगे। तो 1,20,000 यूनिट को 15 के हिसाब से वैल्यूएशन करेंगे तो खर्चा 18 लाख ही आएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। अदर कॉस्ट भी होती है हमारे पास। अदर कॉस्ट हमने बात करी थी, कॉस्ट ऑफ परचेस। नंबर 2 कन्वर्जन कॉस्ट, जिसमें फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट आई। नंबर 3 अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट कौन सी थी? जो इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने का खर्चा होता है। ठीक है, प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। अदर कॉस्ट में इंटरेस्ट वगैरह को हम जनरली इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं मानते, क्योंकि अगर आपने लोन ले रखा है और आप अपनी लोन के खर्चे को, इंटरेस्ट की कॉस्ट को इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड कर देंगे तो आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो आप एक बार बताइए, आप किसी से दुकान से सामान खरीदने के लिए जाए तो एक दुकान पे वो सामान 10,000 का, दूसरी दुकान पे 15,000 का, एक ही जैसा सामान है। आपने उससे 15,000 वाले से पूछा भैया इतना महंगा क्यों है? तो उसने कहा मैंने लोन ले रखा है। तो लोन लेने पे जो इंटरेस्ट है वो भी खर्चे में डाल रखा है। तो तुमने लोन लिया, इसमें हमारी गलती थोड़ी ना भाई। तो जनरली इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होता है। ठीक है। अगर however interest and other borrowing costs however are taken as a part of inventory where the inventory necessarily takes substantial period of time। जैसे मान लिया वाइन है, एल्कोहल है, 10-10 साल के लिए रखा जाता है उसको, तो उसमें नो डाउट रखने का खर्चे में ना तो केवल स्टोरेज कॉस्ट आएगी बल्कि इंटरेस्ट कॉस्ट भी आएगा, क्योंकि हमारा पैसा लगा है 5-5 10-10 साल के लिए उसे रखने के लिए। या हम बिल्डर हैं और हम हम बिल्डिंग बनाते हैं, प्लॉट खरीदा फिर बिल्डिंग बनाई, उसे बनाने में 3-4 साल लगते हैं, तो ये लंबा चौड़ा टाइम लग रहा है, तो उसमें भी हम ब्याज का खर्चा डाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ब्याज का खर्चा हम नहीं डालते। ठीक है। स्टैंडर्ड साइलेंट है इन्वेंट्री कॉस्ट में इंटेंजिबल असेट का एमोर्टाइजेशन लिखे या नहीं। देखिए, जो टेंजिबल एसेट होती है उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगता है उसे मतलब डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा तो वो नो डाउट हमारी इन्वेंट्री का कॉस्ट का पार्ट होगा, क्योंकि वो कन्वर्जन कॉस्ट में आ जाएगा। याद करो हमने कन्वर्जन कॉस्ट क्या बोला था? कन्वर्जन कॉस्ट था लेबर का खर्चा और फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में नो डाउट मशीनरी प्लांट का डेप्रिसिएशन भी आएगा। लेकिन यहां क्या रखा है, क्या इन्वेंट्री कॉस्ट में इंटेंजिबल एसेट का डेप्रिसिएशन भी आएगा, जिसे हम अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। तो अगर हमारे इन्वेंट्री से रिलेटेड है, उसका इस्तेमाल हो रहा है कुछ, तो वो भी लिया जा सकता है, कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है। एक्सचेंज डिफरेंस आर नॉट टेकन इन इन्वेंट्री कॉस्ट। एक्सचेंज डिफरेंस क्या होता है? मान लिया आपने रॉ मटेरियल खरीदा यूएसए से इन्वेंट्री खरीदा और उन्होंने कहा $10,000 में का रेट है, $10,000। आपने कहा हम 2 महीने बाद पैसा देंगे, वो मान गया। आज $1.83 का है, आपने कहा 2 महीने बाद पैसा देंगे। आपने सोचा 2 महीने बाद पैसा देंगे, 2 महीने का ब्याज का फायदा उठाते हैं। भाई 2 महीने बाद क्यों पैसा देंगे, आज दे दो। आज देंगे पैसा नहीं है तो लोन लेना पड़ेगा 2 महीने के लिए, बैंक ओवरड्राफ्ट लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा 2 महीने बाद देंगे। 2 महीने बाद जब पेमेंट करने लगे तो हमारे पास तो रुपए है ना, और हमें पेमेंट किस चीज में करना है? तो डॉलर खरीदना पड़ेगा हमें, उसके लिए रुपया देना पड़ेगा। तो उस दिन जिस दिन 2 महीने के बाद हम खरीदने के लिए गए, उस दिन $86 का है, तो हमें 30,000 रुपए का नुकसान हो गया। ब्याज तो लगता 3,000 का भी नहीं, 3,000 का ब्याज बजाने के चक्कर में
30,000 का नुकसान हो गया। जहां 83 रुपीज में $1 आ रहा था, अब 86 में आएगा। तो ये जो नुकसान हो गया 30,000 रुपए का, इसको P&L अकाउंट में डालना है, ना कि इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करना है। आप ये नहीं कह सकते कि भैया $10,000 का परचेज प्राइस है इंटू 86, नहीं, इंटू 83 ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने पहली बार खरीदा था उस समय 83 का रेट था। समझ में आती है बात? इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में कॉस्ट में से किस चीज को हटाया जाएगा? एबनॉर्मल लॉस, कोई भी एबनॉर्मल वेस्टेज है उसे हटाया जाएगा। सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में गए और रेस्टोरेंट में आप एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां के छोले भटूरे आपको बहुत पसंद है, वो 130 रुपए के देते हैं। तो आप जाते हैं और छोले भटूरा खाते हैं, साथ में एक लस्सी पीते हैं 70 रुपए की, 200 रुपए का बिल देते हैं आप हर 15 दिन में एक बार जाके खाते हैं। आज आप गए, आपने खाया, बिल मांगा, उसने 200 की जगह 700 रुपए का बिल दिया। हमने कहा क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? कह रहा नहीं नहीं, हुआ क्या, आज सुबह है ना आग लग गई थी, थोड़ी सी आग लग गई थी, बुझा तो दी लेकिन सारा सामान खराब हो गया, तो दोबारा सारा सामान नहीं लेकर आए, तो वो हमारा कॉस्ट डबल ट्रिपल हो गया। तो आप क्या पैसा दोगे उसे एक्स्ट्रा? तो आप एबनॉर्मल लॉस अपने कस्टमर से रिकवर कर नहीं सकते, तो आप इसे अपने कॉस्ट का पार्ट भी नहीं बना सकते। तो आपको अब एबनॉर्मल लॉस P&L में ट्रांसफर करना है, इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं डालना है। स्टोरेज कॉस्ट, माल को रखने का खर्चा माल की कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा अनटिल अनलेस उसका इनहेरेंट नेचर है उस प्रोडक्ट का कि उसे रखना ही है। तो सभी रख रहे हैं, हम अगर रखने का खर्चा है तो हमारा माल कम बिकता, रखने का खर्चा ज्यादा है तो लोग हमें ज्यादा पैसा नहीं देंगे। समझो, तो माल को रखने का खर्चा जनरली इन्वेंट्री कॉस्ट में नहीं आता है। कब आता है? जब, जैसे मैंने कहा था, वाइन है, अल्कोहल है, पुराना है तो ज्यादा महंगा बिकता है, तो उस सिचुएशन में आ जाएगा, अदरवाइज नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ऑफिस का खर्चा, ऑफिस के एम्प्लॉइज की सैलरी, ऑफिस का रेंट, ऑफिस का कोई खर्चा इन्वेंट्री के कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा, ऑफिस का कोई भी खर्चा नहीं जुड़ेगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कोई भी नहीं जुड़ेगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कोई खर्चा नहीं जुड़ेगा। इंटरेस्ट और बोरोइंग नहीं जुड़ेगा अनटिल अनलेस वो उसके पार्ट है कॉस्ट का, अदरवाइज नहीं जुड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है आपका एक बोरोइंग कॉस्ट पे, जो ये कहता है कि बोरोइंग कॉस्ट आप पता है कब ऐड करोगे? जब किसी भी चीज को बनाने में सब्सटेंशियल टाइम लग रहा है, ये मानो 6 महीने, साल, 2 साल लग रहे हैं चीज बनाने में, तो ब्याज को ले लो वरना मत लो। क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1। ए लिमिटेड फिनिश्ड गुड्स को दिखाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। ये तो बिल्कुल सही करते हो। इन्वेंट्री को किस पे दिखाना चाहिए? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो भी कम है, तो बिल्कुल सही करते हैं। जो कॉस्ट है उसमें वो वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, मटेरियल, लेबर, पैकिंग, सही है, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग, नॉर्मल कैपेसिटी, बिल्कुल सही है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यहीं पे नाश मार दिया। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं लेना भाई, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड नहीं लेना है, स्टोरेज कॉस्ट नहीं लेना है, नॉर्मल लॉस नहीं लेना है, तो सब सही है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में गड़बड़ कर दी, तो ये नहीं लेना है, इंक्लूडिंग अदर आइटम्स। तो बाकी सब सही है, बस इन्वेंट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं लेना चाहिए था। इलस्ट्रेशन नंबर 2, बी लिमिटेड ने फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन करी है प्राइम कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो भी कम है कमेंट करिए, बिल्कुल गलत है। प्राइम कॉस्ट किसे कहते हैं पता है? कॉस्ट ऑफ परचेस, कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। कन्वर्जन कॉस्ट में क्या आता है? क्या आता है? कन्वर्जन कॉस्ट में आता है
लेबर वगैरह और फैक्ट्री ओवरहेड, लेकिन ये वो नहीं कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, और इसमें फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करते हैं तो हमारी आती है फैक्ट्री कॉस्ट, और हमें इस पर वैल्यू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें बोला गया है मटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल होती है, और क्या बोला गया है? कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो असल में हम मटेरियल परचेजेस में ले लेते हैं, तो डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड कन्वर्जन कॉस्ट में आ जाती है। कुल मिलाकर हमें फैक्ट्री कॉस्ट पे वैल्यूएशन करना चाहिए। फैक्ट्री कॉस्ट में क्या आता है? फैक्ट्री ओवरहेड भी आते हैं, लेकिन ये किस पे वैल्यू कर रहे हैं? प्राइम कॉस्ट। इसका मतलब फैक्ट्री के ओवरहेड, फैक्ट्री के खर्चे लेते ही नहीं है, तो ये तो गलत बात है। इसको ऐसा भी समझो, आपने कभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया हो, तो उसमें हम स्टॉक लिखते हैं और वहीं पर हम फैक्ट्री के खर्चे भी लिखते हैं, तो वहीं पर ये आना चाहिए ना। तो इन्होंने ये गड़बड़ कर दी है। तो फीफो बेस प्राइम कॉस्ट इज नॉट एडवाइज्ड। इसमें क्या होना चाहिए? फिक्स्ड और वेरिएबल, फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड इसमें ऐड होना चाहिए। तो इसमें फीफो के हिसाब से सही है, फीफो में कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम आगे मेथड सीखेंगे, बट हमें किस पर लेना चाहिए? फैक्ट्री कॉस्ट पर, ना कि प्राइम कॉस्ट पर। सी लिमिटेड वैल्यूज इट्स फिनिश गुड्स एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बिल्कुल सही है। कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच इज लेस लोअर, ये तो सही है। बाय प्रोडक्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये भी सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, यही बोला गया था। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्टेज इज 10%। 10,000 यूनिट हमने लगाई, एक्चुअल वेस्टेज 13% हो गई, तो 3% एबनॉर्मल वेस्टेज हो गई। एबनॉर्मल वेस्टेज से हम अपनी कॉस्ट को नहीं बढ़ा सकते, उसे अपने हिस्सा नहीं मान सकते। हमारे पास 500 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक बची हुई है, तो हम क्या करें? रॉ मटेरियल 270 रुपए का है। देखो सीधी सी बात है कि हमारा जो खर्चा आया वो कितना आया? 10,000 यूनिट पर 270 के हिसाब से 2,70,000 रुपए का खर्चा आया हमारा, है ना। हमारी 10,000 यूनिट में से 13% यूनिट खराब हो गई है ना। कितनी? 13%। 1,000 यूनिट 10% नॉर्मल लॉस है ना, और 3% 300 यूनिट एबनॉर्मल लॉस है। सही है। तो अब हमें करना क्या है? जो एबनॉर्मल लॉस है वो हम अपने कॉस्ट का पार्ट नहीं बना सकते, वो कहां डालेंगे? P&L अकाउंट में। तो इसमें से 100 यूनिट जो नॉर्मल लॉस है, आपको याद है, पता है आपको, नॉर्मल लॉस जो होता है ना, उससे हम अपनी कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? शायद आपने कभी पढ़ा हो फाउंडेशन में या कभी, क्या तरीका होता है, ध्यान से समझना कॉस्ट बढ़ाने का। नॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन हम 0 करते हैं। तो हमने 10,000 यूनिट लगाई और हमारी 10% 1,000 यूनिट खराब हो गई, जिसे हम नॉर्मल लॉस बोल रहे हैं। तो हमारा आउटपुट कितना बचा? 9,000। लेकिन कॉस्ट कितनी है? 27 लाख। तो कुल मिलाकर कहानी ये हुई कि हमारी कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ गई। देखो 27 लाख को 9,000 से डिवाइड करोगे तो 300 रुपए आएगी, और हमने खरीदा कितने में था? 270। तो ये 300 क्यों हो गया? अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। क्यों? नॉर्मल लॉस ऐसा लॉस होता है जो सबके साथ हो रहा है। जब सबका ही नुकसान होगा तो हम अपने कस्टमर से ही तो रिकवर करेंगे। लेकिन जो एबनॉर्मल लॉस है वो 300 यूनिट, 13% माल खराब हुआ है ना, 1,300 यूनिट,
1000 तो नॉर्मल है, 300 एबनॉर्मल है। तो जो एबनॉर्मल है वो हम अपने कस्टमर से तो ले नहीं सकते, तो उसका खर्चा तो 270 ही आया था। 270 के हिसाब से 300 यूनिट कितने की बैठेंगी, तो 81,000 माइनस कर देंगे, तो हम ये कहेंगे 9000 में से 300 यूनिट और चली गई, 8700 यूनिट का आउटपुट हुआ, जो टोटल खर्चा हुआ वो 26,19,000 हुआ। तो पर यूनिट का खर्चा कितना आया, इसे डिवाइड कर देंगे, तो 301 रुपए 3 पैसे का खर्चा आया एक यूनिट का। और हमारे पास माल बचा हुआ 500 यूनिट, तो 500 यूनिट का वैल्यूएशन 301 रुपए 3 पैसे के हिसाब से कर देंगे, तो 1,50,515 रुपए का माल हमारा बैठेगा। तो हमने बात करी थी ना कि एबनॉर्मल लॉस को हम लोग अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं लेंगे, उसे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल अकाउंट में। तो जितना भी खर्चा आया उसे हटा देंगे पीएनएल अकाउंट में। समझ में आती है बात, कोई डाउट इसमें? इलस्ट्रेशन नंबर 5, डी लिमिटेड है, ये कुछ माल बनाते हैं और उसका खर्चा है 240 रुपए पर यूनिट। टोटल एनुअल प्रोडक्शन है ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड को प्रोडक्शन ओवरहेड भी कहते हैं। उसमें 25 लाख रुपए का हमारा खर्चा आया है, जिसमें से 40% फिक्स्ड है, तो 10 लाख फिक्स्ड है और 15 लाख वेरिएबल है। कंपनी की नॉर्मल कैपेसिटी 10 लाख यूनिट है, बट ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने 20 लाख बनाई, तो एबनॉर्मल हाई प्रोडक्शन हो गया, 10 लाख की बजाय 20 लाख हो गया, जिसमें से 1 लाख यूनिट अभी भी बची हुई है, तो हमें उसकी वैल्यूएशन करनी। तो देखिए सबसे पहली बात ये कि हमारा जो प्राइम कॉस्ट है वो आ रहा है 240 रुपए पर यूनिट। अब हमारे पास जो प्रोडक्शन हुई है इसमें फिक्स्ड ओवरहेड भी है और वेरिएबल ओवरहेड भी है। 25 लाख का 40% फिक्स्ड है, तो कितना हो गया 40%, 10 लाख फिक्स्ड है। तो नॉर्मली तो ये हम नॉर्मल कैपेसिटी के रेशो में ही कॉस्ट निकालते थे, लेकिन नॉर्मल कैपेसिटी है 10 लाख और हमारा कॉस्ट आउटपुट आया 20 लाख, तो एबनॉर्मल हाई प्रोडक्शन के केस में हमने क्या पढ़ा था कि हम एक्चुअल कॉस्ट के हिसाब से ले लेंगे, तो क्या लेंगे 50 पैसे। वेरिएबल ओवरहेड कितना है, और ये हमेशा ही एक्चुअल आउटपुट के रेशो में लेते हैं, 75 पैसे। तो 240 रुपए की प्राइम कॉस्ट, 50 पैसे की फिक्स्ड और 75 पैसे की वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारा 241.25 रुपीज पर यूनिट का मटेरियल का स्टॉक का वैल्यूएशन आएगा पर यूनिट। और हमारे पास माल कितना बचा हुआ है 1 लाख यूनिट, तो 1 लाख यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो 2,41,25,000 रुपए का वैल्यूएशन आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पर आउटपुट 1 लाख के 10 लाख के आसपास होता तो मैं इसे 10 लाख से डिवाइड कर लेता, 1 रुपया पर यूनिट ले लेता। एबनॉर्मल आउटपुट है, हाई आउटपुट है, तो हमारी कॉस्ट कम हो गई है, तो कम कॉस्ट ही मैंने ले ली। ये बात समझ में आ गई? अब हमारे कॉस्ट फॉर्मूला है अलग अलग, जो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, फीफो मेथड, लीफो मेथड, ऐसे हमारे पास अलग अलग मेथड आने वाले हैं। तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड हमारा तब लगता है जब हम प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं कि ये वाला माल उससे खरीदा था, इतने रेट का खरीदा था। अगर हम पहचान सकते हैं कि ये वाला माल इस रेट का आया था और ये वाला माल उससे आया था, तो उसे हम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड से लगा लें, क्योंकि हमें पता है ये माल इतने का आया है, तो उसकी कॉस्ट हमें पता चल रही है। ये हम मेथड क्यों लगाएं? देखो मान लिया हमारे पास ये सारा माल रखा है अलग अलग रेट का,
अब इस्तेमाल करा हमने ये, तो जो बचा हुआ है उसका वैल्यूएशन हमें करना पड़ेगा। तो ये कितने में वैल्यूएशन होगा? तो अगर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है, मतलब इसका रेट अलग अलग हमें पता है, तो हम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड से लगा लेंगे। तो ये कब लगाते हैं? अगर हमारे को अलग अलग मालूम है कि भैया ये माल इतने का और आपस में चेंज भी नहीं हो रहा है, वो मिक्स भी नहीं हो रहा है ना, तो वो हमें मालूम चल जाएगा कि ये सामान इस प्रोजेक्ट पे लगाने के लिए आया है, ये सामान इस प्रोजेक्ट पे लगाने के लिए आया है, तो वहां स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लग सकता है। कई जगह स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड नहीं लग सकता। जैसे मान लिया हमारे पास बड़े बड़े ड्रम है, हमने पहले ऑयल खरीदा 500 रुपए लीटर के हिसाब से डाल दिया, फिर 550 के हिसाब से खरीदा, वो भी डाल दिया, मिक्स हो गया, तो वहां स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लग ही नहीं सकता। ये कब लग सकता है? जब अलग अलग माल है और हमें पता है ये माल यहाँ यूज होगा, ये माल यहाँ यूज होगा, ये इतना माल इतने का है, तो वहां स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लग जाता है। अगर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड नहीं लग रहा है, पहले तो कोशिश करिए लग जाए। अगर मान लिया नहीं लगता है, तो हम फीफो या वेटेड एवरेज मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दो ही मेथड अलाउड है एज पर AS2, फीफो या वेटेड एवरेज। इसका मतलब लीफो अलाउ नहीं है। फीफो मेथड कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसा एज्यूम करते हैं जो माल पहले आया पहले वो जा रहा है, उस हिसाब से रेट को लगाते हैं। दूसरा वेटेड एवरेज मेथड, हम मिक्स करके एक एवरेज रेट निकाल लेते हैं, क्वांटिटी को भी ऐड कर लेते हैं, अमाउंट को भी ऐड कर लेते हैं, टोटल कॉस्ट को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करके एक वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालते हैं। अदर कॉस्ट फॉर्मूला एक दो अलाउड है, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्ट या रिटेल मेथड। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? हम क्या करते हैं, जैसे हमने फिक्स्ड ओवरहेड के लिए भी बोला था कि हम स्टैंडर्ड आउटपुट या नॉर्मल आउटपुट के रेशियो में ही कॉस्ट निकालेंगे, तो वो एक तरीके से स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड है। एक रिटेल मेथड होता है, आप एक समझिए, अगर हम फीफो वेटेड एवरेज या कुछ भी मेथड लगा रहे हैं, वो रिटेल बिजनेस में बड़ा मुश्किल पड़ता है। इसका रीजन क्या है? मान लिया हमारा रिटेल बिजनेस है, मेडिकल स्टोर है, कन्फेक्शनरी शॉप है, वहां पर हजारों लाखों आइटम है, अलग अलग माल अलग अलग रेट का आया, उसे वैल्यूएशन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो रिटेल मेथड क्या कहता है? हमने एक जीपी रेशियो निकाल लिया, मान लिया 25%, तो सेलिंग प्राइस निकालो, उसमें से 25% का जीपी रेशियो लेस कर दो, तो कॉस्ट आ जाएगी अंदाजे वाली, वही लिख लो, तो उसे हम रिटेल मेथड कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक आइटम को नहीं देखते, अगर हमारा इनप्रैक्टिकेबल है कि हम कॉस्ट निकाल पाए, तो हम क्या करेंगे? एस्टिमेशन मेथड करते हैं। हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस पता लगाएंगे माल का, और उसमें से अप्रोक्सीमेटली ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि ये माल कितने का होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 3, एक ट्रेडर के पास 85,000 रुपीज का सामान है जो उसने खरीदा है, और फिर 1,05,000 में बेचा है, कॉस्ट पे 25% का मार्जिन लिया है, ओपनिंग स्टॉक 15,000 है, हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है। देखो सबसे पहले देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है, 15, और माल कितना खरीदा, 85, तो टोटल माल हमारे पास आ कितना गया? ओपनिंग स्टॉक कितना था हमारे पास? 15, परचेजेस कितने की थी? तो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल, जो माल अवेलेबल है उसकी टोटल कॉस्ट क्या आ गई? हम 25% ऐड करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन 25,000, तो टोटल जो माल है उसका सेलिंग प्राइस है 1,25,000। जो टोटल माल है हमारे पास 1,00,000 का, उसका सेलिंग प्राइस 1,25,000 है ना। अब यहां लिखा है कि हमारे पास सेल हो गई है 1,05,000 की, ना, तो 1,05,000 रुपए की सेल हो गई, तो माल कितने का बचा हमारा? 20,000 का क्या बचा? क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन ये सेलिंग प्राइस पे है, समझ रहे हो? 20,000 रुपए का जो माल बचा है वो सेलिंग प्राइस है,
और हमें पता है सेलिंग प्राइस है स्टॉक का 20,000, इसमें से क्या कर दें, प्रॉफिट मार्जिन लेस कर दें। प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 25% ऑन कॉस्ट, तो सेलिंग प्राइस का 25/125 हो जाएगा। तो 4,000 रुपए का प्रॉफिट है जो हमने लिया होगा, 16,000 चेक कर सकते हो, इसका 25% ऐड कर दो, 25,000 आ जाएगा। 16,000 का 25% निकालो, 4,000 आ जाएगा। तो 16,000 हम वैल्यूएशन कर लेंगे, जबकि वरना हमारे पास बड़ा मुश्किल हो जाता निकालना। तो इसमें क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का सेलिंग प्राइस निकाल के उसमें से प्रॉफिट मार्जिन लेस कर देते हैं, तो हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट आ जाती है प्रोडक्ट की, क्लोजिंग स्टॉक की। ऐसे ही इलस्ट्रेशन नंबर 6 है कि हमारे पास प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम कॉस्टिंग मेथड लगाएं। तो हमें पता है ओपनिंग स्टॉक कितने का है, ओपनिंग स्टॉक 10,000 यूनिट है, कॉस्ट कितने की है, 50 रुपए की, और सेलिंग प्राइस है 80 का, तो हमने कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दोनों लिख दिया। जो माल खरीदा उसका भी कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दोनों लिख दिया। तो टोटल जो माल है उसका सेलिंग प्राइस पता चल गया, 65 लाख का माल है और 1,08,00,000 का सेलिंग प्राइस है। सेल हमें पता चल गई 86,40,000 है, माइनस कर दिया तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ गई, वो सेलिंग प्राइस, सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक की सेलिंग प्राइस आ गई 21,60,000। अब देखो 21,60,000 क्या है, क्लोजिंग स्टॉक का सेलिंग प्राइस। अब देखो यहां से हम एक वैल्यूएशन जीपी रेशो निकाल सकते हैं ना। देखो या तो एक तरीका है जीपी रेशो निकालो, और जीपी रेशो निकाल के इसमें से माइनस कर दो। और एक शॉर्टकट क्या है, देखो ध्यान से, 65 लाख की कॉस्ट है और सेलिंग प्राइस है 1,08,00,000। तो इसी रेशो से निकाल दूं कि अगर 1,08,00,000 का कॉस्ट प्राइस है 65 लाख, 1,08,00,000 का कॉस्ट प्राइस है 65 लाख, तो 21,60,000 का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो ये हमें पता चल जाएगा 13 लाख। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है, थोड़ा सा लंबा है, मैं क्या करूं, पहले जीपी रेशो निकालूं। अब जीपी रेशो कैसे निकालूं, वही जीपी, देखो 65 लाख का माल कितने में बेचने की तैयारी है, 1,08,00,000, कितने का प्रॉफिट होगा, 43 लाख। 65 लाख का माल अगर 1,08,00,000 में बिकेगा तो कितने का प्रॉफिट होगा, 43 लाख। तो जीपी अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100, कितने परसेंट आ गया, 38, आगे क्या बन के बाद 81%। ठीक है, अब मैं क्या करूं, हमें पता है सेलिंग प्राइस स्टॉक का कितना है 21 लाख, इसमें से मैं जीपी लेस कर दूं 39.81%, तो 21,60,000 का 39.81% निकाल लूंगा मैं, कितना, अरे भैया 39.81% बताओ 21,60,000 का, 8,60,000 अप्रोक्सीमेटली, तो इसमें से लेस करके 13 लाख रुपए हमारी कॉस्ट आ जाएगी। तो मेथड वही है कि सेलिंग प्राइस में से हम जीपी लेस कर दें, वही हमने किया है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 7, ई लिमिटेड मैन्युफैक्चर करते हैं फर्नीचर। तो फर्नीचर आइटम स्पेसिफिक ऑर्डर पे बनाते हैं, तो कौन सा मेथड बढ़िया रहेगा, जब स्पेसिफिक ऑर्डर पे बनाते हैं, है ना, विच मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स अडॉप्ट करना चाहिए और कौन सा करना नहीं। एज पर द रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स और मैन्युफैक्चर्ड अगर स्पेसिफिकेशन पर है तो हमें स्पेसिफिक कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए, सिंपल। एफ लिमिटेड की नॉर्मल कैपेसिटी है 6,000 टन और फिक्स्ड एक्सपेंसेस है 24,000।
इन्होंने 5500 टन माल बनाया है। वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल लेबर की बता रखी है। एट द एंड 1800 टन माल बचा तो कितने का होगा। देखो 1800 टन में एक तो मटेरियल की कॉस्ट आएगी 6 रुपए, एक लेबर की कॉस्ट आएगी 4 रुपए, और एक फिक्स्ड ओवरहेड की आएगी। फिक्स्ड ओवरहेड कितना है 24,000, और हम इसे नॉर्मल कैपेसिटी के रेशो में लेते हैं तो 4 रुपए आ जाएगी हमारी फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट। तो कितना हो गया 1800 इंटू 4, तो 25,200 हमारी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस में से एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, तो रियलाइजेबल वैल्यू हमें कैसे पता लगानी है, फिनिश गुड्स मैंने जो बताया था, रॉ मटेरियल की हम कैसे निकालेंगे। अगर फिनिश गुड्स ज्यादा में बिक रहा है या कॉस्ट में बिक रहा है तो हम ये मानेंगे रॉ मटेरियल भी ज्यादा में बिक रहा है, बाकी सबके लिए नॉर्मल। तो फिनिश गुड्स इन विच रॉ मटेरियल सप्लाई यूज्ड है कॉस्ट से अबव कॉस्ट, तो हमें रॉ मटेरियल को भी कॉस्ट से ज्यादा में बिका हुआ एज्यूम करना है। अगर कम में बिकेगा तो फिर हमें रियलाइजेबल वैल्यू निकालनी पड़ेगी रॉ मटेरियल की, और उसे रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू करना पड़ेगा। इस बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन किस पे होनी चाहिए, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच आर इज लोअर। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 9, जी लिमिटेड के पास में 10,000 बैग हैं सीमेंट के, 180 रुपए के हिसाब से खरीदा है इन्होंने। ट्रेड का टर्म ये कहता है कि इसे डिलीवर किया जाएगा और डिलीवरी कॉस्ट 10 रुपए आएगी, सेलिंग प्राइस 187 है। तो देखो कॉस्ट क्या है 180, नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है 187 माइनस 10 177, दोनों में से कम क्या है, तो 10,000 बैग है तो 177 के हिसाब से 17,70,000 के वैल्यू होंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 10, हमारे पास जो माल रखा है वो 1000 यूनिट है, कॉस्ट है 10 रुपए, सेलिंग प्राइस है 8 रुपए और कमीशन है 5%, तो 7 रुपए 60 पैसे का बिकेगा ये। कॉस्ट 10 रुपए, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 7 रुपए 60 पैसे, तो 7 रुपए 60 पैसे के हिसाब से वैल्यूएशन हो जाएगा 7,600 रुपए का, सिंपल। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो हमें कंपैरिजन करना है। हम आइटम वाइज आइटम मेथड से भी कर सकते हैं, मतलब एक एक आइटम को कंपेयर करें, या ग्रुप मेथड भी कर सकते हैं, एक जैसी आइटम को ग्रुपिंग कर दे और फिर हम कंपैरिजन करें। तो दो मेथड हमारे पास है, आइटम वाइज आइटम और ग्रुपिंग मेथड। जैसे एग्जांपल नंबर 4 देखें, आइटम नंबर 1 कितने का है 50,000 का, कॉस्ट नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना है, दोनों में से कम क्या है, आइटम नंबर 2 कॉस्ट 20, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 24, दोनों में से कम क्या है 20 पे वैल्यू करें तो क्या होगा 65,000। अगर हम ग्रुपिंग मेथड करते, मान लिया ये दोनों आइटम एक ही ग्रुप को बिलोंग कर रही होती तो 70,000 या 69 जो भी कम है तो 69 पे वैल्यू होता, जबकि अभी हमने कितने पे किया है 65, तो दोनों से आंसर अलग अलग आता है। तो आइटम वाइज आइटम ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि उसमें एक एक चीज को कंपेयर करते हैं। ग्रुपिंग मेथड में एक जैसी आइटम का ग्रुपिंग पॉसिबल है, आपकी इच्छा आप कर सकते हैं। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 11 है, यहां पर आइटम वाइज आइटम मेथड से पूछा है और ग्रुपिंग मेथड से पूछा है, क्योंकि इसमें दो ग्रुप दे रखे हैं। तो आइटम वाइज आइटम में हम क्या करेंगे, एक एक आइटम को कंपेयर करेंगे अलग अलग। तो पहले मान लिया इसमें हमें कॉस्ट दे रखा है, यूनिट दे रखा है, तो कॉस्ट निकाल ली सबकी,
रिलायजेबल वैल्यू और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तो नेट रिलायजेबल वैल्यू निकाल ली। यहां तक पहुंचने के बाद दोनों में से कम क्या है? 10,000 11,000 10,000, 40,000 36,000 36,000, 45,000 42,900 42,900, 1,00,000 1,04,400 1,00,000, और हमारी वैल्यूएशन हो गई 188,900। ये आइटम वाइज आइटम मेथड से आंसर आया। अगर हम ग्रुपिंग मेथड बोले तो हमारे पास दो ग्रुप हैं, ग्रुप ए जिसमें 1 और 3rd आइटम आ रही है, ग्रुप बी जिसमें 2nd और 4th आइटम आ रही है। तो पहले हमने ग्रुप ए बनाया, 1 और 3rd आइटम ली, कॉस्ट का टोटल किया, एनआरवी का टोटल किया, फिर टोटल को कंपेयर किया। फिर हमने ग्रुप 2 लिया, कॉस्ट लिया, एनआरवी लिया, टोटल किया, फिर टोटल को टोटल से कंपेयर किया। तो हमारी टोटल कॉस्ट 193,900 आई, जो पहले 188,900 आई थी। तो दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, क्योंकि वहां एक एक आइटम को कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो दोनों का आंसर अलग अलग आता है। एनआरवी ऑफ मटेरियल हेल्ड फॉर यूज और डिस्पोजल, जैसे रॉ मटेरियल है, हमने उसका इस्तेमाल करना है, तो हमने उसके लिए कई बार बात करी कि अगर हमारा फिनिश गुड्स, सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स कॉस्ट के इक्वल या ज्यादा है, तो इसे भी हम कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। ठीक है, हम असेसमेंट करेंगे बैलेंस शीट डेट पर। डिस्क्लोजर क्या क्या होगा, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, कॉस्ट फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल किया है, टोटल कैरिंग अमाउंट इन्वेंट्री की है उसका अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर क्लासिफिकेशन करें, इंफॉर्मेशन दिखाएं हम इन्वेंट्री की, और उसमें रॉ मटेरियल कितना है, WIP कितना है, फिनिश गुड्स कितना है, स्टॉक एंड ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेयर, लूज टूल्स और अदर, इन सबको अलग अलग दिखाएं हम बैलेंस शीट डेट पर। हाउ द फॉलोइंग कैन बी वैल्यूड एज पर AS2, इन्वेंट्री ऑफ लाइव स्टॉक, ये हमारे AS के दायरे से बाहर है। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये भी दायरे से बाहर है। मिनरल ऑयल भी और फाइनेंशियल एसेट भी, ये सारी चीजें AS2 के दायरे से बाहर है। RCC लिमिटेड शो करती है इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रिलायजेबल वैल्यू, बिल्कुल सही करते हैं। उसके लिए कॉस्ट लीफो मेथड, ओहो ये गड़बड़ कर दिया, लीफो मेथड तो अलाउ ही नहीं है, तो लीफो मेथड अलाउ नहीं है, आपको फीफो या वेटेड एवरेज मेथड लगाना पड़ेगा। सही है ना। कैपिटल केबल का नॉर्मल वेस्टेज 4% है। इन्होंने 12,000 मेट्रिक टन रॉ मटेरियल लगाया 150 के हिसाब से, एट द एंड 630 मेट्रिक टन वेस्टेज हो गया। तो देखो 12,000 का 4% 480 टन होता है, तो जो एक्स्ट्रा टन हो गया वेस्ट, हम पहले भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं, वो एबनॉर्मल लॉस है, उसे P&L में ट्रांसफर करेंगे, उसे हम अपनी कॉस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं आने देंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो कॉस्ट है उसमें से हटा देंगे, और एबनॉर्मल लॉस की जो वैल्यूएशन है उसको क्या कर देंगे। अच्छा यहाँ पर क्या है, द अकाउंटेंट वांट्स टू नो हाउ द वेस्टेज इज टू बी ट्रीटेड इन द बुक्स, एक्सप्लेन इन द कॉन्सेप्ट ऑफ AS2, ट्रीटमेंट और एबनॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल लॉस, दोनों का ट्रीटमेंट हमें बताना है। देखिए एकदम ऐसा एक क्वेश्चन आया था इलस्ट्रेशन नंबर 4 में, पहले मैं उसे ठीक करा देता हूँ, वो गलती से गड़बड़ सॉल्यूशन हो गया था, उस समय भी मेरा दिमाग में आ रहा था कि एक बाद में भी एक साथ करा दूंगा मैं। पहले मैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 को ठीक करा देता हूँ, उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 14 को भी मैं आपको करा देता हूँ। देखिए ये किया था हमने इलस्ट्रेशन नंबर 4, इसमें गड़बड़ हो गई थी, उस समय भी मेरे मन में आ रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। चलिए अब अभी तो दे रहा है दुरुस्त है, क्योंकि अभी उसी एक ही वीडियो में ही मैं इसको ठीक करा रहा हूं। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्ट, तो यूनिट्स या क्वांटिटी, तो यूनिट्स हमारी कितनी लगाई है 10,000, और अमाउंट कितना लगा है
10,000 इंटू 270 है ना, तो कितना हो गया 27 लाख। ठीक है, इसमें से हम माइनस करते हैं पहले नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना है 10%, और उसकी कॉस्ट हम कुछ भी नहीं लिखते, तो नॉर्मल कॉस्ट आ जाती है हमारी, जो मैंने उस समय भी बताई थी, है ना। तो ये आ गई 300 रुपए पर यूनिट। मैंने उस समय बताया था कि हम अपने कस्टमर से ज्यादा पैसा वसूल करेंगे। अब जो हमारी यूनिट खराब हुई है, कितनी खराब हुई है, एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ है, कुछ यूनिट एक्स्ट्रा खराब हुई है, तो 300 यूनिट एक्स्ट्रा खराब हुई है। तो एबनॉर्मल लॉस हम 300 यूनिट जब लेस करेंगे, तो वो भी 300 रुपए के हिसाब से ही वैल्यू करेंगे, ऐसे नहीं। तो 300 यूनिट 300 के हिसाब से कितने की हो गई, 90,000, ना कि 81,000। ठीक है, तो हमारा बचा हुआ माल कितने का आएगा, 8700, और ये कितने का हो जाएगा 26,10,000। रेट इसका भी 300 ही रहेगा, क्योंकि 300 के हिसाब से ही चल रहा है। अब जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक 500 यूनिट है, वो भी 300 के हिसाब से ही वैल्यू होगा, 1,50,000। ठीक है, ये सही नहीं है। अब आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 14 पर। ये बात समझ में आ गई, पहले हम नॉर्मल लॉस माइनस करेंगे, उसके बाद में एबनॉर्मल लॉस को P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 14 पर आते हैं। इसे भी वैसे ही करते हैं जैसा अभी अभी हमने इलस्ट्रेशन नंबर 4 किया। हमने आउटपुट कितना यूज कितना करा है, कॉस्ट इनपुट यूनिट्स जो है और अमाउंट है, हमने 12,000 मीट्रिक टन लगाया, 150 रुपए के हिसाब से 18 लाख का। इसमें से माइनस कर देते हैं नॉर्मल लॉस 4%, 480। तो हमारी नेट कॉस्ट कितनी आ गई, 11,560, 18 लाख 520, 18 लाख। तो कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया, 18 लाख को 11,520 से डिवाइड कर देते हैं, 156.25। ठीक है, अब एबनॉर्मल लॉस माइनस करेंगे तो भी वही आएगा 156.25 के रेट से। तो हमारा 630 यूनिट खराब हुआ है 480 की जगह, तो एबनॉर्मल लॉस 150 यूनिट है, और 156.25 के हिसाब से कितने का पड़ गया, 23,437.5। तो ये वही P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, बाकी ये नेट कॉस्ट आ जाएगी। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन पूछा है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे पास, पूछा या नहीं, हमसे पूछा एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस तो हमारा ऐसे माइनस हो गया, और एबनॉर्मल लॉस उसकी वैल्यूएशन आ गई, तो ये हमें करना है। तो मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी आपको ठीक करा दिया, और 14 भी। पहले नॉर्मल लॉस लेस करना है, नॉर्मल लॉस लेस करने के बाद में जो हमारी कॉस्ट आएगी उसको हमें लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट्स फॉर द स्टूडेंट्स, मतलब आपके लिए, मशीनरी स्पेयर्स जो यूज हो रहा है उसे हमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मानना है, ना कि इन्वेंट्री की कॉस्ट में लेना है। हाई प्रोडक्शन के केस में फिक्स्ड ओवरहेड को हमें एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से लेना होता है। स्टोरेज कॉस्ट को हम इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं लेते हैं। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। वारंटी एक्सपेंसेस to be incurred after completion of sale is a part of the cost of inventory. Royalty based on production is part of the cost of inventory, but royalty based on sale is not. रॉयल्टी कई बार देते हैं कि हम प्रोडक्शन करेंगे तो हर प्रोडक्शन पर हमें रॉयल्टी देनी पड़ेगी, तो वो हमारी पार्ट होती है रॉयल्टी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। अगर वो प्रोडक्शन पर बेस्ड है
इन्वेंट्री का पार्ट होगी। अगर सेल पे बेस्ड है, जैसे सेल पर 5% रॉयल्टी है तो वो नहीं इंक्लूड करेंगे। प्रोडक्शन पर यूनिट पर 2 रुपए 10 रुपए हमारी रॉयल्टी है तो वो आ जाएगा। बाय प्रोडक्ट को हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर ही दिखाते हैं। एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो है हमारी फिनिश गुड्स का पार्ट हो जाता है कॉस्ट का। इन्वेंट्री को नेट सैनवेट क्रेडिट, अब सैनवेट क्रेडिट की जगह आईटीसी ऑफ जीएसटी हो जाएगा, मतलब जीएसटी को हटा देंगे क्योंकि वो हमारा रिकवर हो जाता है तो कॉस्ट में आना नहीं चाहिए। फॉर बायर द गुड्स इन ट्रांजिट आर इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री ओनली इफ द रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ ओनरशिप है पास्ड। मान लिया मैंने कोई सामान खरीदा और वो अभी रास्ते में है, लेकिन मैं पेमेंट वगैरह कर चुका हूं और सारा इनवॉइस बन चुका है और रिस्क ट्रांसफर हो गया, मतलब अगर रास्ते में वो माल खराब हो गया तो नुकसान मेरा है ना कि सेलर का, तो मैं उसे अपनी इन्वेंट्री में लूंगा। अगर मुझे माल जब तक नहीं मिलेगा, जब तक कुछ भी माल खराब हुआ, रिस्क सारा सेलर का है तो सेलर अपनी इन्वेंट्री में लेगा इसे। ठीक है। मटेरियल गिवन ऑन लोन आर नॉट एन इन्वेंट्री, रादर इट शुड बी शोन एज लोन एंड एडवांसेस। ठीक है। इन केस ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट, कन्वर्जन कॉस्ट को हम प्रोडक्ट की किसी कंसिस्टेंट बेसिस पर बांटते हैं, जैसे मैंने कहा था सेलिंग प्राइस के रेशियो में। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू हर बैलेंस शीट डेट पर हमें चेक करना चाहिए। तो ये था हमारा AS2, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और काफी न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चंस इस पर आ सकते हैं, तो आपको इसे ध्यान से करना चाहिए और इसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए।